हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ए बी क्रिएशन में। दोस्तों शुरुआत करेंगे आज नए सेशन की, जिसमें दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे पूरे 25 क्वेश्चन। और 25 क्वेश्चन आगामी आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए हमारे पास है ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो दोस्तों चार ऑप्शन हमारे पास दिए गए। ऑप्शन डी अथर्ववेद दोस्तों, इसमें औषधियों का उल्लेख सबसे पहले मिला है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी सामवेद दोस्तों, इसमें दोस्तों भारतीय संगीत का सबसे पहले विवरण किया गया है, तो इसे ही भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन सी सामवेद इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए हमारे पास है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी शमसुद्दीन क्यूमर्स, ऑप्शन डी रजिया सुल्तान। अब दोस्तों गुलाम वंश की स्थापना जो की थी वो की थी कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिखाई दे रहा है। 1206 में दोस्तों इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। इल्तुतमिश दोस्तों गुलाम वंश का दूसरा शासक था, और शमसुद्दीन क्यूमर्स दोस्तों ये गुलाम वंश का अंतिम शासक था। इसके अलावा दोस्तों रजिया सुल्तान भी गुलाम वंश की शासक रही है। ये गुलाम वंश की छठवीं शासिका रही थी, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, सुखदेव भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी पर कब लटकाया गया? ऑप्शन ए 23 मार्च 1931, ऑप्शन बी 17 नवंबर 1932, ऑप्शन सी 7 सितंबर 1931, ऑप्शन डी 7 फरवरी 1928। अब दोस्तों 3 फरवरी 1928 दोस्तों आप सभी को लगभग ध्यान में आ गया होगा। साइमन कमीशन भारत आया था इस दिन, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा 7 सितंबर 1931 दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 7 नवंबर को भी दोस्तों तृतीय गोलमेज सम्मेलन। और ऑप्शन ए हमारे पास रहता है यहाँ पे 23 मार्च 1931, तो इस दिन दोस्तों सुखदेव भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी पर लटकाया गया था। तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी मीठे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन ए कैस्पियन सागर, ऑप्शन बी बैकाल झील, ऑप्शन सी टागानिका झील, ऑप्शन डी उपरोक्त कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, विश्व की सबसे लंबी मीठे पानी की झील जो है दोस्तों वो है टागानिका। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 32,900 किलोमीटर दोस्तों इसकी कुल लंबाई है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, वर्ग किलोमीटर में इसकी लंबाई है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए कैस्पियन सागर दिया गया है, ये दोस्तों सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और बैकाल झील दोस्तों आपको पता ही होगा रूस में पाई जाती है और सबसे गहरी झील है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए धुआंधार, ऑप्शन बी कुंचिंकल जलप्रपात, ऑप्शन सी दूध सागर, ऑप्शन डी जूलिया। तो दोस्तों भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात आपको पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा कुंचिंकल जलप्रपात। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि दोस्तों वराही नदी, जी हाँ वराही नदी पे है और कर्नाटक में है। 455 मीटर दोस्तों इसकी कुल ऊंचाई है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा धुआंधार जलप्रपात दोस्तों नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में है। दूध सागर दोस्तों 310 मीटर और दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और चूलिया जलप्रपात दोस्तों चंबल नदी राजस्थान में है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ऑप्शन ए हमारे पास है मैसूर, ऑप्शन बी कोयम्बटूर, और ऑप्शन बी है कोयम्बटूर, ऑप्शन सी है पुणे, ऑप्शन डी है कटक। तो दोस्तों केंद्रीय चावल अनुसंधान जो है दोस्तों हमारा ये है दोस्तों कटक में, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके अलावा मैसूर में दोस्तों रेशम अनुसंधान है, कोयम्बटूर में दोस्तों गन्ना प्रजनन संस्थान है, और पुणे में दोस्तों कृषि मौसम विज्ञान केंद्र है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जी हाँ दोस्तों 0 से 6 वर्ष की आयु यहाँ पे पूछी गई है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ऑप्शन हमारे पास है ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन डी पांडिचेरी। तो दोस्तों सर्वाधिक यहाँ पे पूछा गया लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन हमारे सामने दिए गए हैं। और दोस्तों पहला ऑप्शन है लक्षद्वीप, तो ये सर्वाधिक साक्षरता वाला
वाला केंद्र शासित प्रदेश है और दिल्ली दोस्तों सबसे कम केंद्र शासित लिंगानुपात के मामले में सबसे कम केंद्र शासित वाला प्रदेश है। और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह दोस्तों शिशु लिंगानुपात वाला सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। इसके अलावा पांडिचेरी दोस्तों यहाँ पे दिया गया है। पांडिचेरी दोस्तों दूसरे नंबर पे आता है। जी हाँ दोस्तों, सर्वाधिक लिंगानुपात के मामले में पांडिचेरी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के बाद दूसरे स्थान पे है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, संथाल गौंड सोरिया जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी केरल। अब दोस्तों संथाल गौंड सोरिया 3 जनजाति हमारे पास दी गई है। अब दोस्तों गौंड जो जनजाति है यहाँ पे दी गई है महाराष्ट्र में भी पाई जाती है, पर यहाँ पे इसके अलावा संथाल और सोरिया भी दी गई है, तो महाराष्ट्र तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा। पर जो ध्यान देने वाली बात है, अगर कभी पेपर में पूछा जाता है कि गौंड केवल अगर दिया जाता है तो ये महाराष्ट्र में भी पाया जाता है। इसके अलावा ऑप्शन हमारे पास जो अन्य दिए गए हैं उन पे ध्यान देंगे। केरल दोस्तों यहाँ पनियाल जनजाति पाई जाती है, तो ये भी नहीं होगा इसका। उत्तराखंड में दोस्तों आपको पता है थारू बोक्सा पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी झारखंड हमारे पास बचता है। यहाँ दोस्तों संथाल गौंड सोरिया जनजाति पाई जाती है। 9वां क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास दिया गया है, परिवार नियोजन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था? ऑप्शन ए तृतीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी 11वीं पंचवर्षीय योजना। अब दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परिवार नियोजन कार्यक्रम। ऑप्शन ए तृतीय पंचवर्षीय योजना दोस्तों, इसमें हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, ये आपको ध्यान में होगा। 1961 और 66 के मध्य तृतीय पंचवर्षीय योजना चली थी। ऑप्शन बी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, जो कि 1969 से 74 के बीच में चली थी। इसमें दोस्तों परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इसके अलावा दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना, ये योजना दोस्तों 1974 से 78 तक चली। इसके अलावा 11वीं पंचवर्षीय योजना जो थी हमारी, इसमें दोस्तों प्राथमिक शिक्षा को महत्व दिया गया और 2007 से 12 तक ये योजना चली थी, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। इसके अलावा बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी गृह मंत्री। अब दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और नीति आयोग की जो स्थापना की गई थी 1 जनवरी, जी हाँ दोस्तों 1 जनवरी 2015 को की गई थी, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत कब की गई? जी हाँ दोस्तों आत्मनिर्भर भारत के अभियान शुरुआत कब की गई? तो पहला ऑप्शन है 12 मई 2020, ऑप्शन बी 1 जुलाई 2015, ऑप्शन सी 1 फरवरी 2020, ऑप्शन डी उपरोक्त कोई नहीं। अब दोस्तों आत्मनिर्भर भारत अभियान की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 12 मई 2020, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया की शुरुआत की गई थी और 1 फरवरी 2020 को किसान रेल योजना की शुरुआत की गई थी, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 3 जून 1947, 24 जनवरी 1950। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946। तो दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी और जो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को, तो आपको ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा 26 नवंबर 1949 संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी आयरलैंड। अब दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, आयरलैंड। तो नीति निर्देशक सिद्धांत दोस्तों आयरलैंड से लिए गए हैं, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके अलावा अमेरिका में दोस्तों
यहाँ से मौलिक अधिकार लिए गए हैं और ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। इसके अलावा ब्रिटेन से एक महत्वपूर्ण अधिकार संसदात्मक शासन प्रणाली भारत ने अपने संविधान में ग्रहण की है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड की देन है। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए वाई वी रेड्डी, ऑप्शन बी एन के सिंह, ऑप्शन सी के सी नियोगी, ऑप्शन डी के संतानम। तो वर्तमान वित्त आयोग के दोस्तों अध्यक्ष हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा एन के सिंह, ऑप्शन नंबर बी हमारे वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष है। इसके अलावा दोस्तों जो वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष थे वो थे दोस्तों के सी नियोगी, ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, पहले जो अध्यक्ष थे वित्त आयोग के सी नियोगी थे। 1952 और 1957 के मध्य इनका कार्यकाल रहा है। इसके अलावा ये जो चारों नाम आपको दिए गए हैं चारों ही वित्त आयोग के अध्यक्ष के तौर पर कार्य कर चुके हैं और एन के सिंह वर्तमान में अभी कार्यरत है। और ऑप्शन नंबर जो डी है के संतानम, ये भी दोस्तों इसी से संबंधित है। इसके अलावा वाई वी रेड्डी जो दिए गए 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे 2015 और 2022 के मध्य, 21-20 के मध्य ये रहे थे इससे पहले। और वर्तमान जो एन के सिंह है ये दोस्तों 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर बोर्ड में कुल कितने संयोजक होते हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 5। तो कंप्यूटर बोर्ड में दोस्तों 8 संयोजक होते हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भारत की सिलिकॉन घाटी किसे कहते हैं? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो भारत की जो सिलिकॉन घाटी कहा जाता है वो कहा जाता है बेंगलुरु को। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पैरा ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह के दौरान भारत के ध्वजवाहक कौन थे? ऑप्शन ए देवेंद्र झांझरिया, ऑप्शन बी टेकचंद, ऑप्शन सी अवनी लेखारा, ऑप्शन डी हरविंदर सिंह। अब दोस्तों पैरा ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह के दौरान भारत के ध्वजवाहक जो थे वो थे दोस्तों हमारे टेकचंद जी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों अवनी लेखारा जो थी वो समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक थी। ऑप्शन सी जो आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा अवनी लेखारा दोस्तों आपको पता है शूटर से संबंधित है और टेकचंद दोस्तों हमारे भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो से संबंधित है और देवेंद्र झांझरिया भी जेवलिन से ही संबंधित है और हरविंदर सिंह दोस्तों यहाँ पे तीरंदाजी से संबंधित है। और एक महत्वपूर्ण बात जो ध्यान देने वाली है पैरा ओलंपिक 2020 में दोस्तों भारत ने कुल 5 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक और 6 कांस्य पदक, टोटल मिलाकर 19 पदक जीते हैं। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी गोल्फ, ऑप्शन डी हॉकी। अब दोस्तों देवधर ट्रॉफी हमारी क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बट दोस्तों ये जो देवधर ट्रॉफी है ये किसके नाम से खेली जाती है ये आपको ध्यान में नहीं होगा शायद। तो वो दोस्तों प्रो डी बी देवधर के नाम से ये देवधर ट्रॉफी खेली जाती है 1973 और 74 के मध्य से। और जिन्हें दोस्तों ग्रैंड ओल्ड मैन नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों बैडमिंटन अमृत देवान कप, नारंग कप इस खेल से संबंधित है और गोल्फ दोस्तों इससे बागर कप संबंधित है। हॉकी से रंगास्वामी कप जो महत्वपूर्ण कप है वो आपको मैंने बता दी है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, सी 6, डी 5। दोस्तों जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या पूछी गई है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 8 दोस्तों जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या होती है। इसके अलावा 7 खिलाड़ियों की संख्या जो होती है वो नेटबॉल और कबड्डी में होती है। 6 जो होती है दोस्तों वो वॉलीबॉल में होती है और 5 आपका खो खो और बेसबॉल में होता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 4 अप्रैल 1950, ऑप्शन बी 1 जनवरी 1995, ऑप्शन सी 1 जनवरी 1958, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अब दोस्तों विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब की गई? ऑप्शन बी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो कि हमारे पास है 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना जेनेवा में हुई थी। अब इसके अलावा दोस्तों
1 जनवरी 1958 यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी। इसी में दोस्तों 4 अप्रैल 1950 को नाटो की स्थापना हुई थी। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से बहती है? ऑप्शन ए पद्मा, ऑप्शन बी जमुना, ऑप्शन सी अलकनंदा, ऑप्शन डी गंगा। तो दोस्तों गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा नाम से बहती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र नदी है, जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये दोस्तों बांग्लादेश में जमुना नाम से बहती है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। साम्राज्यवाद का नाश हो यह नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए मंगल पांडे, ऑप्शन बी इकबाल, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। अब दोस्तों साम्राज्यवाद का नाश हो यह नारा दोस्तों भगत सिंह ने दिया था, और जो आपके मंगल पांडे हैं इन्होंने जो नारा दिया था ये दिया था मारो फिरंगी को, और इकबाल ने जो नारा दिया था सारे जहाँ से अच्छा। इसके अलावा जयप्रकाश नारायण जी ने नारा दिया था संपूर्ण क्रांति। तो साम्राज्यवाद का नाश हो यह नारा भगत सिंह ने दिया था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लाहौर संधि किसके मध्य हुई? ऑप्शन ए अंग्रेज और मराठों के बीच, ऑप्शन बी अंग्रेज और सिखों के बीच, ऑप्शन सी अंग्रेज और गोरखों के बीच, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अब दोस्तों लाहौर संधि जो हुई थी ये दोस्तों 9 मार्च, जी हाँ 9 मार्च को हुई थी 1846 में, और ये हुई थी दोस्तों अंग्रेज व सिखों के मध्य। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चीनी यात्री हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी माफ़ कीजिए समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अब दोस्तों चीनी यात्री हुएनसांग जो भारत आया था ये दोस्तों हर्षवर्धन के काल में आया था। इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में दोस्तों चीनी यात्री फायान भारत आया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ेंगे आज के अंतिम एवं 25वें क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारे पास दिया गया है, किस महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं? ऑप्शन ए यूरोप महाद्वीप, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑप्शन सी अंटार्कटिक महाद्वीप, ऑप्शन डी प्रशांत महाद्वीप। अब दोस्तों गतिशील महाद्वीप जो कहा जाता है वो कहा जाता है दोस्तों अंटार्कटिक महाद्वीप को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके अलावा इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों आज का ये सेशन समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसी के साथ दोस्तों फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।